वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ बीकॉम पार्ट टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये बीकॉम पार्ट टू की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको कंप्यूटर इन बिज़नेस, जो कि कुछ जगहों पे आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिज़नेस का नाम भी मिलेगा इस सब्जेक्ट का, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं सॉल्यूशंस के साथ बीकॉम और एडीसी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो बेसिक्स हैं कॉन्सेप्ट, उसके हवाले से भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कंप्यूटर की डेफिनेशन जो है। कंप्यूटर की अगर हम बात करें, कंप्यूटर प्रोसेस डेटा यूजिंग प्रोग्राम्स एंड परफॉर्म वेरियस टास्क एफिशिएंटली एंड क्विकली। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि प्रोसेस करता है डेटा को भी और परफॉर्म करता है टास्क, और जो कि बेस करता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, यानी कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं। जो प्रोग्राम होते हैं वो असल में क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। और इसके अंदर जो है वो स्टोर किया जा सकता है, रिट्रीव किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है डेटा जो है हाई स्पीड के ऊपर, जो कि बनाता है इसको एसेंशियल जो है मॉडर्न लाइफ के लिए भी और बिजनेस के लिए भी। कंप्यूटर्स को ब्रॉडली तौर पर क्लासिफाई किया गया है डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर के अंदर। अगर हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करें, डिजिटल कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जो कि वर्क करते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज़ के साथ, टिपिकली बाइनरी जो कि ज़ीरो और वन, और ये यूज़ किए जाते हैं टास्क के लिए जिनमें प्रिसिशन रिक्वायर होता है, जैसे कि अकाउंटिंग हो गया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो होता है। इसके अलावा डेटा एनालिसिस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, प्रोग्रामिंग वगैरह के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके मुकाबले में अगर हम एनालॉग कंप्यूटर देखें, इनको ऑपरेट किया जाता है कंटिन्यूस सिग्नल्स के साथ, और अक्सर यूज़ किया जाता है इनको साइंटिफिक एप्लीकेशंस के अंदर, साइंटिफिक मेजरमेंट्स के अंदर, जैसे कि टेम्परेचर मेजरिंग के लिए या फिर प्रेशर वगैरह के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर ने डोमिनेट किया है आज की वर्ल्ड को, क्योंकि इनकी जो एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी है और जो एबिलिटी है इनका इंटीग्रेट हो जाना सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ। जबकि जो एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं उनको अगर हम देखें डिजिटल कंप्यूटर्स के मुकाबले में, तो वो जो है स्पेशलाइज्ड टास्क के साथ लिंक हमें दिखाई देते हैं, जो कि सर्व करते हैं साइंटिफिक जो कुछ रोल्स हैं उनको सर्व करते हैं, जैसे कि ऊपर आपको बताया गया कि टेम्परेचर और प्रेशर वगैरह। अच्छा, अब डेस्कटॉप और लैपटॉप जो है, इन दोनों के दरमियान भी कंपैरिजन आ सकता है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही के अपनी जगह पर हैं। डेस्कटॉप हार्डवेयर के अगर हम देखें, डेस्कटॉप जो है ये ज़्यादा पावरफुल हार्डवेयर होता है इसका, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भी हम लगा सकते हैं, और इसके अंदर बेटर कूलिंग सिस्टम भी होता है। ये ईज़ियर अपग्रेड ऑप्शन होता है इसमें, अपग्रेड भी हम इजीली कर सकते हैं रैम वगैरह या हार्ड डिस्क वगैरह, या और भी कोई चीज़ अगर हम इसमें लगाना चाहते हैं, जैसे कि कोई डीवीडी रोम या फिर कोई किसी और डिस्क का ब्लू रे डिस्क वगैरह। पहले के दौर में सीडी चलती थी, अब डीवीडी या ब्लू रे डिस्क वगैरह चलती है, या और भी कोई अगर डिस्क आ जाती है तो वो भी इसके अंदर हम लगा सकते हैं ईजिली। और एक से ज़्यादा भी कुछ डेस्कटॉप ऐसे होते हैं, एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। पहले के डेस्कटॉप तो ऐसे होते थे, उसमें आराम से जो है वो 2 से 3 भी लगा सकते थे रोम। तो ये आइडियल होते हैं ऐसे टास्क के लिए जिनमें हाई प्रोसेसिंग रिक्वायर होती है, और ईज़ियर जो इनका अपग्रेड है, जैसे कि आपको बताया गया है। लेकिन दूसरी तरफ डेस्कटॉप की अपनी जो है वो लिमिटेशंस भी हैं, जहाँ पर फ़ायदे हैं। पोर्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा जो इसका बड़ा नुकसान है वो है इसकी पोर्टेबिलिटी का होना। इसके अंदर पोर्टेबिलिटी जो इसकी बहुत कम है। उसके अलावा ये कि इसके लिए एक अच्छा खासा स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि इसके जो पार्ट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़े हैं और अलग-अलग हैं, जैसे कि कीबोर्ड इसका अलग होगा। इसके अलावा जो उसका मॉनिटर होगा, अब तो खैर एलसीडी है, लेकिन उसके लिए भी जगह चाहिए होगी हमें। और इसके अलावा जो मेन जो पीसी होगा, जो सिस्टम होगा, वो उसके लिए अलग हमें जगह चाहिए होती है। लिमिटिंग फ्लेक्सिबिलिटी है मोबाइल वर्क इन्वायरमेंट के लिए। ऐसा इन्वायरमेंट के लिए जब हमें एक से दूसरी जगह ले जाना है, तो वहाँ पर इसके लिए बड़ी ये जो है एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम। और हमारे यहाँ पे हम देखें जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट में इजाफा हमने देखा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पावर कंजम्पशन भी इसकी फिर बहुत ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी इसकी हम जो है वो ज़्यादा होती है, तो ये पॉइंट भी इसकी लिमिटेशन में हमारे यहाँ पे ऐड हो जाता है। इसके मुकाबले में अगर हम लैपटॉप की बात करें, तो लैपटॉप का फ़ायदा ये होता है कि पोर्टेबिलिटी होती है, इसको कहीं भी हम जो है वो ले जा सकते हैं, और स्पेस सेविंग डिवाइस है, इसको रखने के लिए भी कोई ख़ास स्पेस नहीं रिक्वायर्ड होता, और एनेबल वर्क ऑन दी गो होता है इसके अंदर।
एसेंशियल होता है रिमोट और बिजनेस ट्रैवल के लिए, ऐसी जगह पे जहाँ पे रिमोट जगह पे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं दूर दराज के इलाकों में भी ट्रैवल कर रहे हैं हम, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। लेकिन अच्छा, एक चीज़ और भी आगे ये भी है कि ये इलेक्ट्रिसिटी भी इसका जो है एफिशिएंसी होना, ये भी इसका एक एडवांटेज है। इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता, तो ये भी यहाँ पर इसका एक और एडवांटेज ऐड हो जाता है। लैपटॉप की भी लिमिटेशन है इसके अंदर, जो है वो सबसे ज़्यादा जो इशू आता है लैपटॉप में, वो अपग्रेड का जो ऑप्शन होता है, ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है। और जनरल परफॉर्मेंस हम बात करें तो डेस्कटॉप के मुकाबले में कम ही होती है लैपटॉप्स की। सो कंप्यूटर सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर की अब हम बात करें इसके बारे में, तो नंबर सिस्टम और जो करेक्टर कोड्स हैं, बाइनरी सिस्टम्स होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं, और जिसके अंदर दो नंबर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, 0 एंड 1 का, जो कि फंडामेंटल होते हैं तमाम कंप्यूटर के ऑपरेशंस और जो डेटा प्रोसेसिंग होती है। जो दूसरे नंबर का जो सिस्टम होता है, अगर हम उसको देखें तो उसके अंदर डेसिमल आ जाता है, जिसके अंदर बेस 10 होती है। बाइनरी में बेस 2 है, इसमें बेस 10 होती है। ऑक्टल की हम बात करें बेस 8 होती है। हेक्सा डेसिमल की हम बात करें बेस 16 होती है। तो इनको यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर भी और डिबगिंग में, ईजियर डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए। करेक्टर एनकोडिंग स्कीम की अगर हम बात करें, ASCII इनके अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, और इसके अलावा EBCDIC इनके एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। ये जो करेक्टर एनकोडिंग स्कीम है जो कि मैप करते हैं करेक्टर्स को न्यूमेरिक कोड में और इनेबल करते हैं टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर्स के अंदर। और ASCII वाइडली यूज़ किया जाता है पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट एप्लीकेशन में, जबकि EBCDIC प्राइमरी तौर पर यूज़ किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर। सो अंडरस्टैंड करना इन कोड्स को यूज़फुल होता है, एसेंशियल होता है डेटा कम्युनिकेशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, सो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो ये मेन होता है एक्चुअली। सो ये मैनेज करता है हार्डवेयर को, और ये प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म रन करने के लिए एप्लीकेशंस, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, और यूटिलिटीज़ और ड्राइवर्स भी इसके अंदर आ जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है वो जैसे कि अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसके अंदर विंडोज़, लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। ये हैंडल करते हैं रिसोर्सेज एलोकेशन को, कि कहाँ पे कौन से रिसोर्स एलोकेट किए जाएँ, फाइल मैनेजमेंट और जो यूज़र इंटरफेरेंस वगैरह होती है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, उसको डिज़ाइन किया गया है एंड यूज़र टास्क के लिए, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग हो गई, स्प्रेडशीट हो गई, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हो गए, और इसके अलावा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हो गई। ये तमाम चीज़ें जो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, और जो हम गेम वगैरह यूज़ करते हैं वो भी इसी में आ जाते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं। अच्छा, बिज़नेस सॉफ्टवेयर डिपेंडेंस हम देखें तो बिजनेसेस हमें दिखाई देते हैं कि रिलाई कर रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर स्टेबिलिटी, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रोडक्टिविटी और जो है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो यानी कि बिजनेस स्किल दोनों ही रिक्वायर्ड हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट एंड परफॉर्मेंस की अब अगर हम बात करें तो मेजर जो हार्डवेयर कंपोनेंट है, जो कोर कंपोनेंट है कंप्यूटर हार्डवेयर का, उसके अंदर CPU आ गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, मेमोरी है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए। CPU जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन, कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, ये ब्रेन के तौर पे काम करता है कंप्यूटर के। मेमोरी की बात करें, उसको डिवाइड किया गया है रैम के अंदर और रोम के अंदर। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो कि वॉलेटाइल होती है, टेम्प्रेरी स्टोरेज होती है जो कि प्रोसेसिंग के दरमियान होती है। जबकि रीड ओनली मेमोरी जिसको कहा जाता है, यहाँ पर परमानेंट जो है वो स्टोर इंस्ट्रक्शन जो है स्टोर की जाती हैं सिस्टम के लिए। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की हम बात करें, इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए हम जो है मैसेज देते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर से, जैसे कि कीबोर्ड और माउस वगैरह हो गया। आउटपुट डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास मॉनिटर और प्रिंटर डिस्प्ले वगैरह आ गया, जिससे हमें जो है वो हम तक मैसेज पहुंच रहा है, हम से कम्युनिकेट कर रहा है कंप्यूटर, वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। क्लॉक स्पीड एंड इट्स रोल की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन देखते हैं क्लॉक स्पीड की। क्लॉक स्पीड से मुराद ये होता है नंबर ऑफ़ साइकिल जो है
एक CPU जो कि एग्जीक्यूट कर सकता है पर सेकंड के हिसाब से गीगाहर्ट्ज़ के अंदर, और इसी से प्रोसेसिंग स्पीड पता चलती है। और इससे क्लॉक स्पीड से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितना क्विकली एक प्रोसेसर जो है वो परफॉर्म कर सकता है टास्क को। सो अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से हम देखें तो जितनी ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा फास्टर प्रोसेसिंग होगी, और जो कि क्रिटिकल होता है एप्लीकेशंस के लिए, जो जहाँ पर रियल टाइम डेटा रिक्वायर होता है, रियल टाइम डेटा एनालिसिस या फिर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस। लेकिन परफॉर्मेंस दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, जैसे कि नंबर ऑफ़ कोर्स क्या हैं, कैश साइज़ क्या है, और जो सिस्टम आर्किटेक्चर होता है जो कि क्लॉक स्पीड के अलावा होता है। बिजनेस हार्डवेयर सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो बिज़नेस को कंसिडर करना चाहिए क्लॉक साइड साथ में जो दूसरे फैक्टर्स हैं जब वो सिलेक्ट कर रहे हैं हार्डवेयर अपने टास्क के लिए, जैसे कि फाइनेंशियल मॉडलिंग या फिर बिग डेटा प्रोसेसिंग हो गया। प्रोग्रामिंग एंड डेटा कम्युनिकेशन के हवाले से भी क्वेश्चन आते हैं, और अगर हम इनके हिसाब से बात करें, जब प्रोग्राम की बात की जाती है तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर आ जाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब लिखी जाती है तो उसमें ये होता है कि ट्रांसलेशन किया जाए उसको मशीन कोड या एग्जीक्यूशन के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हमारी ज़बान नहीं समझ सकता, या फिर जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं उसको वो नहीं समझ सकता। सो कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है पूरा का पूरा सोर्स कोड जो है मशीन कोड के अंदर, इससे पहले कि एग्जीक्यूट किया जाए फास्टर सब्सिक्वेंट रन के लिए। सो इसका काम जो है वो एक तरह से कंपाइलर का ट्रांसलेशन का काम होता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है वो क्या करता है, वो ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है कोड को, एग्जीक्यूट भी करता है लाइन बाय लाइन, ऐड करता है, मदद करता है स्क्रिप्टिंग और जो डीबगिंग होती है, लेकिन स्लो करता है ओवरऑल। असेंबलर की हम बात करें, ये कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टली जो है मशीन कोड के अंदर, इसलिए इसको असेंबलर कहा जाता है। असेंबली लैंग्वेज को डायरेक्टली मशीन कोड में प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ हार्डवेयर के लिए। सो इंपॉर्टेंस इन डेवलपमेंट में देखें, सो अंडरस्टैंड करना इन ट्रांसलेशन टूल्स को क्रिटिकल होता है ऑप्टिमाइज़ करने के लिए सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस भी, और इंश्योर करने के लिए कंपैटिबिलिटी भी। डेटा प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। डेटा प्रोसेसिंग की बात करें, इसमें कन्वर्ट किया जाता है रॉ डेटा मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन के अंदर, और ये किया जाता है कलेक्शन, स्टोरेज और एनालिसिस के ज़रिए। ट्रांसमिशन मॉडल की अगर हम बात करें तो ट्रांसमिशन मॉडल जो होता है नेटवर्क है उसमें शामिल होता है सिंप्लेक्स, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन होता है, हाफ ड्यूप्लेक्स यानी कि टू वे लेकिन वन डायरेक्शन एट अ टाइम होती है, और फुल ड्यूप्लेक्स होता है साइमल्टेनियस टू वे कम्युनिकेशन होती है। सो ये जो मोड होते हैं ये अफेक्ट करते हैं नेटवर्क एफिशिएंसी, और एक क्रिटिकल होते हैं एप्लीकेशन जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया। और जो इम्पैक्ट है नेटवर्क एफिशिएंसी पे, सो जो ट्रांसमिशन मोड है वो इम्पैक्ट करता है नेटवर्क रिलायबिलिटी और जो स्पीड होती है एप्लीकेशन के लिए, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह। सो बिजनेसेस को लाजमी तौर पे चूज़ करना चाहिए सही जो ट्रांसमिशन मोड है, ताकि इंश्योर करें रिलायबिलिटी और जो स्पीड होती है कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इन बिज़नेस की अब अगर हम बात करें, इसके बारे में भी आता है, और आज के दौर में हम देखते हैं कि ये भी एक अलग से इसको एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है, MIS या फिर जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से। सो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये क्या है, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन जो है डिसीजन मेकिंग के लिए, स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर इन्फॉर्मेशन मिलती है ताकि डिसीजन मेकिंग हो, और ये सपोर्ट करता है प्लानिंग भी और कंट्रोल भी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है जो कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होता है, इसका फोकस होता है फाइनेंशियल डेटा मैनेजमेंट के ऊपर, बजटिंग के ऊपर मदद करता है, बजटिंग में मदद करता है अकाउंटिंग और जो रिपोर्टिंग प्रोसेस होती है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो कि DSS होता है, ये यूज़ करता है एनालिटिकल मॉडल ताकि असिस्ट करें मैनेजर्स को कॉम्प्लेक्स और इन्फॉर्म डिसीजन में। एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं, यहाँ पर ये अप्लाई करते हैं AI ताकि साइमुलेट करें एक्सपर्ट रीजनिंग को ऐसे टास्क के लिए, जैसे कि डायग्नोसिस हो गया और जो फोरकास्ट हो गया। ये सिस्टम जो है वो इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं एफिशिएंसी, एक्यूरेसी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो बिजनेसेस के अंदर जो कि बनाते हैं उसको इंडिस्पेंसिबल जो है आज की कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में। तो ये था आज का लेसन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है और ख़ास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।